बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने आगामी जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का प्रयागराज की जनता ने स्वागत किया है। जो ये निर्णय लिया गया ये बहुत बड़े स्वागत योग है। इनका जो भी आज है SC OBC है, इस बिल को स्वागत योग्य है और इस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि 70 सालों से OBC वर्ग और SC वर्ग खास तौर से अपने आप को ठगा महसूस करता आया है और दूसरी सरकारें और दूसरे दल हमेशा केवल ठगने का काम करे हैं। इनका केवल वोट बैंक की राजनीति रही है, वोट लेकर के केवल गुमराह किया गया है। आज मोदी जी ने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसके लिए सभी समुदाय खासतौर से SC और OBC समुदाय उनका स्वागत करती है। और कांग्रेस दूर दूर तक जैसे पूर्व में चोरी करके लोगों को केवल बहला फुसला करके, जबकि 70 साल वो गवर्नमेंट में रही, उसके बावजूद इस बिल को नहीं ला पाई है और आज जो मोदी जी ने इसको किया है इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जातीय जनगणना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। बिना जातीय जनगणना के हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस जाति में अल्पसंख्यक हैं, किस जाति में बहुसंख्यक हैं, कौन हमारे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, किनकी आमदनी कम है। इन सब के लिए जैसे आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी जातीय जनगणना भी आवश्यक है, क्योंकि जातीय जनगणना से एक पारदर्शिता बनती है। हम उस चीज़ को समाप्त करने की कोशिश करते हैं या ढक देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना में कोई भी बुराई नहीं है और पारदर्शिता तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐतिहासिक और देश हित और देश की जनता के विषय में ही सोचती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जो दलितों, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े के बारे में सोचा है और जातीय जनगणना की बात कही है, काम सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जितने भी थे हमेशा शोषितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, दलितों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते थे। ये काम कभी नहीं किया जो काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराए जाने की घोषणा किए जाने के बाद हरदोई के लोगों में उत्साह का माहौल है। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जनगणना जिस तरह जरूरी है उसी तरह जातिगत जनगणना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वित्तीय आकलन हो जाता है कि किस वर्ग में कितनी कमज़ोर हैं, कितने ऊंचे तबके के हैं, किन्हें हमें सहायता पहुंचानी और किन्हें हमें सहायता नहीं पहुंचानी। इस जातिगत जनगणना का जो ये फैसला है ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों में दूरदर्शी सोच और सार्थक परिणाम को द्योतक है। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, इस पर किसी ने भी विचार नहीं किया है। ये संभव हो सकता है केवल मोदी सरकार में, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मोदी सरकार हमेशा फैसलों के लिए ही जानी जाती है। क्या है, इस जातिगत जनगणना के लिए भी कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, चिल्लाती है, चीखती है, निर्णय सिर्फ मोदी सरकार लेती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने इनोवेशन नॉर्वे केंद्र में भारत नॉर्वे व्यापार समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत में व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने, देश के निवेश माहौल, वैश्विक प्रतिभा नेतृत्व, तकनीकी विस्तार और नॉर्वेजियन निवेशकों के लिए टेपा संचालित अवसरों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 3 इनामी नक्सली सहित 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली अपने अपने क्षेत्र में रोड खोदने एवं नक्सली बैनर, पोस्टर लगाने जैसी घटनाओं में शामिल थे। ये नक्सली संगठन स्तर पर सक्रिय थे। लोन वर्राटू अभियान और छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 6 माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 3 आत्मसमर्पण माओवादी के ऊपर टोटल 4 लाख का इनाम घोषित है। ये सभी आत्मसमर्पित माओवादी दंतेवाड़ा जिला के सरहदी इलाके में रोड खोदना, बैनर पोस्टर लगाना, इसका ये सब काम करते थे। इनको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपये के साथ सहायता राशि के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दिया जाएगी। इसी के साथ दंतेवाड़ा जिला में टोटल अब तक 229 इनामी माओवादी के सहित कुल 967 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। ये आत्मसमर्पण में CRPF, RFT 111,
195 और 230 बटालियंस का विशेष योगदान रहा है। INA स्थित दिल्ली हाट में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सूचना करीब 9 बजे मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इस दौरान ट्रैफिक और सरोजनी नगर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। आग लगने के समय हाट में भीड़ नहीं थी। आग को फैलने से रोक दिया गया है। जब मैं आके देखा तो बहुत सारी मतलब दुकानें भी चल रही थी, लोग भाग रहे थे और इधर उधर से मतलब सामान भी खाली कर रहे थे। बहुत क्राउड हो रहा था। मतलब लाइट गई 2-3 दुकानों की, वो दोबारा जलाने लगे तो उसी में इतने में ही वहाँ आग पकड़ गई। फिर हम लोग भागे कि हाँ भाई सिलेंडर लेके कि हाँ भी बुझाएं, पर वो कपड़ा ही कपड़ा था तो सब वो फैल गया। भारतीय नौसेना का शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि 28 अप्रैल 2025 को मालदीव की राजधानी माले पहुंचा। ये जहाज़ मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के CGS हुर्वी को लेकर आया, जिसकी मरम्मत दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में की गई। ये भारत और मालदीव के बीच गहरे समुद्री और रणनीतिक सहयोग का प्रतीक है। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त G बालासुब्रमण्यम ने माले के MNDF कोस्ट गार्ड जेटी पर आयोजित एक समारोह में CGS हुर्वी को MNDF के रक्षा प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी को औपचारिक तौर पर सौंपा। मालदीव के अधिकारियों ने INS कोच्चि का जोरदार स्वागत किया, जो दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश C मौदगिल ने मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और MNDF कोस्ट गार्ड के कमांडेंट ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच आपसी समझ और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल में केदारनाथ गुप्ता के द्वारा लिखी किताब इंक सैफरन एंड फ्रीडम का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय समाज, राजनीति और मीडिया के जटिल पहलुओं का विश्लेषण किया है। पुस्तक में आज़ादी के बाद के भारत की राजनीति और मीडिया के बीच संबंध, खासकर इमरजेंसी के समय का जिक्र किया गया है। पुस्तक का अनावरण RSS के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा, भारत की आत्मा सबको साथ लेकर चलने वाली है। भारत द्वैतवाद में नहीं जीता है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो अनंत विविधताओं के साथ भी मिलकर के रह सकता है। आप और मैं दो नहीं है, ये ड्यूअलिज्म में भारत नहीं जीता। भारत ने सबके अंदर वही एक ईश्वर, वही एक शिव, वही एक ज्योति, वही एक विष्णु, वही एक राम, शब्द भिन्न है, भाव एक ही है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के अद्भुत जीवन और विरासत को गहराई से प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में रामानुजन के जीवन के दुर्लभ दस्तावेजों और पत्रों के माध्यम से उनकी विलक्षण प्रतिभा, संघर्षों और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को उल्लेखित किया गया है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा शीर्षक वाली ये पुस्तक रामानुजन के जीवन और कार्य का वृतांत प्रस्तुत करती है, जो तमिलनाडु के इरोड में मामूली शुरुआत से लेकर संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में उनके क्रांतिकारी योगदान तक की प्रेरणा को दर्शाता है। रामानुजन फ्रॉम अर्ली लाइफ, उनका चाइल्डहुड, ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट से लेकर के उनकी डेथ, उनकी लेगेसी, यानी आज तक उनके ऊपर क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, वो भी इस किताब में है। तो उन दस्तावेजों को सिर्फ आधार बनाया गया, रिसर्च की गई है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में ही नहीं, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, रामानुजन म्यूजियम में, जहाँ पे जो भी पब्लिश अनपब्लिश डॉक्यूमेंट थे वो इस किताब में हमने यूज किए हैं। अटेम्प्ट किया गया हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखने का। तो जब हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ेंगे तो निसंदेह वो मैथमेटिशियन बनने के लिए प्रेरित होंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक और रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक अरुण सिंघल का कहना है कि ये पुस्तक दुर्लभ मूल दस्तावेजों और व्यक्तिगत पत्रों पर आधारित है, जो रामानुजन की सोच की प्रक्रिया और उनके गणितीय कार्यों की गहरी समझ प्रदान करती है।
हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान अरुण सिंघल ने कहा कि पुस्तक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन पर केंद्रित है। इस पुस्तक में उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी रेखांकित किया गया है जिसने उनके कार्यों को आकार दिया। दरअसल ये किताब भारत के उस नायाब मैथमेटिशियन की है जिसने भारत में गणित की एक परिभाषा दी, गणित की खोज की, और इस किताब को लिखा है अरुण सिंघल जी ने, जो महानिदेशक हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के। सर, रामानुजम के बारे में इस पूरा देश पहले से जानता है, पूरा विश्व जानता है, आपने फिर से एक किताब लिखी है। सर, पूरे किताब का कॉन्सेप्ट सर क्या है? देश में बहुत सारे महान लोग पैदा हुए हमारे, लेकिन रामानुजन की कहानी जो है बड़ी अलग है। वो इसलिए कि बहुत विपन्नता की स्थिति में, बहुत विषम परिस्थितियों में रहते थे बचपन में। कोई मैथमेटिकल लोगों से इंटरेक्ट करने की सुविधा नहीं थी, मैथमेटिक्स के पेपर्स पढ़ने की सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी नोटेशन उन्होंने खुद ही डेवलप करी जो दुनिया की स्टैंडर्ड नोटेशन से अलग थी। तो आइसोलेशन में काम करते हुए बिना किसी सुविधाओं के जो काम उन्होंने करके दिखाया वो बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में भी और आज भी। हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नेशनल आर्काइव्स में हैं बहुत सारे रामानुजन जी के, तो उनको भी हम लोग देश के सामने लाना चाहते थे। पूरी किताब में प्रयास ये है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने लाएं जो रामानुजन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने अपनी किताब लिखी, तो सर उसमें अगर कुछ मुख्य पन्नों की बात करें जो आपने उसमें वर्णन किया, वो कौन सी ऐसे इंसिडेंट है जिसको आपने खासतौर पर इसमें वर्णन किया? जिस घर में रहते थे रामानुजन बचपन में, किराए का घर था, उस घर को जब छोड़ के गए वो लोग, तो एक बक्से में रामानुजन के पेपर्स रखे रह गए टांड पे, और वो घर जो है किसी और के पास चला गया। जिनके पास वो घर गया, बाद में जब रामानुजन बहुत बड़े आदमी बन गए तो देखा कि एक संदूक में कागज़ रखे हुए जो रामानुजन के हैं। वो कागज़ भी एक म्यूज़ियम में बाद में गए। जैसे हमारे पूरे देश को ही उनके ऊपर नाज है, मैं कहूँगा कुंभकोणम के लोग तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं रामानुजन के ऊपर। रामानुजन से जुड़े हुए किस तरह के पेपर्स और क्या भविष्य में इस किताब को भी डिजिटल करने की योजना है? ये जितने भी कागज़ हमारे पास हैं रामानुजन के और बाकी भी जो कागज़ हैं, हम सभी को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। तो ये सारे पेपर्स जो हमने इस किताब में दिखाए हैं, ये सभी हमारे अभिलेख पटल पे आपको धीमे धीमे दिखाई देंगे, डिजिटाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है। और किताब का डिजिटल वर्जन भी शायद हम लोग इशू करेंगे। इन फ्यूचर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में किस तरह की और उपलब्धियाँ दर्ज की जाएँ? अब जब AI आ गई है, AI के माध्यम से सारे ही पेपर्स को देख के उसमें से कहानियाँ निकालना, उसमें क्यूरेशन करना, रिसर्चर्स को असिस्ट करना और शोकेस करना, आउटरीच एक्टिविटीज़ करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो निश्चित रूप से बड़ा फोकस जो आगे आने वाला समय उसमें हम लोगों का यही रहेगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आर्काइव्स को जनता के सामने और अच्छी तरह से लाएं, उनका उपयोग और सुविधाजनक बनाएं। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के पास रामानुजन से जुड़े हुए पेपर्स हैं, उन सभी वर्णनों का इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज 2025 के लिए जाने वाले हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के शहर मदीना के लिए रवाना हो गया है। पहले जत्थे में 400 यात्री शामिल थे। पहले जत्थे को विदा करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू खुद IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने हज यात्रियों को फूल माला पहनाकर विदा किया। इस मौके पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां और भारत में सऊदी दूतावास की ओर से जदी नाइफ अल रक्कास और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव CPS बख्शी भी मौजूद थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हर हाजी को सुविधाजनक, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव मिले। पहला टीम आज 400 लोग दिल्ली से जा रहे हैं और अलग अलग एयरपोर्ट से जो हमारे एम्बार्केशन पॉइंट्स है, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोचीन, श्रीनगर, गुवाहाटी, कलकत्ता, कई जगह है जहां हमने एम्बार्केशन पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे जाएंगे। दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो सबसे ज़्यादा संख्या दिल्ली से हज यात्रियों का जाना होता है, तो मैंने उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं और उनका सफल हज यात्रा होकर के आएंगे ऐसा उम्मीद है। एक मुसलमान के लिए हज में जाना, मक्का मदीना जाना सबसे ज़िंदगी का बड़ा तमन्ना होती है, तो उसका पूरा करना हम सब के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और सरकार की ओर से हमने इंतज़ाम जो भी करना था किया है।
संस्कृति मंत्रालय पहली बार वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक 2025 के भव्य समारोह के दौरान आयोजित की जाएगी। ये प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है। अवशेष को बुधवार को सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार से दिल्ली लाया गया और प्रार्थना और ध्यान के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। अवशेष को वरिष्ठ भिक्षुओं की देखरेख में भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वियतनाम ले जाया जाएगा। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र प्रदर्शनी समारोह में भाग लेगा। भारत से ये रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए ये सभी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, IBC और हम लोग के साथ कोलैबोरेट करके महाबोधि सोसाइटी इंडिया के साथ तो ये अस्थि कलश हम लोग ले जाएंगे। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि भारत से जितना शांति फैलाया है दुनिया को और रिलीजियस जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता दुनिया को दिया है ना, पूरा आसपास जितने एशिया आध्यात्मिक भारत से तो हुई है। भारत के टीचर लोग जाके पूरा दुनिया को आध्यात्मिक देश बना दिया, पूरा सारे एशिया तो भारत को नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भारत गुरु मानते हैं। 6 तारीख को ये लोग वैसाख डे मना रहे हैं, तो इसके बीच हम जो होली रैलीज को ले जा रहे हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज होगा। और UNDP के चलते हुए वहाँ पे तकरीबन 100 देशों से 40,000 लोग आएंगे जो बुद्धिज़्म के साथ संपर्क रखते हैं। एकेडमिशियंस होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे, संघा के हेड्स होंगे, दुनिया भर के एकत्रित होंगे वहाँ पे। तो उस जगह पे जब हम होली रैलीज को ले जा के प्रदर्शन करेंगे तो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा बुद्ध धर्म के बारे में, और भारत का जो जुड़ा हुआ जो कल्चर और हेरिटेज रहा है बुद्ध धर्म के साथ, वो स्पष्ट तरीके से निकल आएगा। पहली बार आयोजित होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भव्य तरीके से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कार्यक्रम में मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। वेव्स 2025 एक ऐसा मंच है जो हर कहानी और हर सपने को आकार देगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को दुनिया तक पहुंचा रहा है प्रसार भारती। लाइट्स, कैमरा, इनोवेशन, वेव समिट 2025 में आपका स्वागत है। कहानियों, नवाचार और रचनात्मकता की क्रांति में भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। वेव समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, वेव समिट 2025 में जहां वैश्विक मीडिया के पावर हाउस के रूप में भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वेव समिट में दुनिया भर से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज रचनाकार और निवेशक एक मंच पर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन को साकार कर रहा है प्रसार भारती। प्रसार भारती वेव समिट 2025 का आधिकारिक मीडिया ब्रॉडकास्टर है। 4K तकनीक की शक्ति के साथ प्रसार भारती हर क्षण को बारीकी और शानदार गुणवत्ता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। 80 से अधिक कैमरों की विशाल तैनाती, जिसमें शामिल हैं 3 जिमी जिम 4RF कैमरे लाइव कवरेज के लिए। प्रसार भारती हर एंगल, हर पहलू को पूरी सटीकता से पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। निर्बाध सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए प्रसार भारती मुंबई से सैटेलाइट और अत्याधुनिक GSM मोबाइल तकनीक के जरिए सिग्नल प्रसारित कर रहा है, जिसमें 20 से अधिक अत्याधुनिक बैकपैक ट्रांसमीटर पूरे वेन्यू में सक्रिय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रसार भारती को हमेशा एक प्रमुख स्थान दिया गया है और कल होने वाले इस कार्यक्रम में भी हम प्रधानमंत्री जी का संदेश जो है वो सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए लेकर के जाने वाले हैं। इसके साथ ही ये हमारे लिए भी एक अवसर है जब जो काम हम लोगों ने अभी हालिया समय में किए हैं या फिर आने वाले समय में करने जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में जो विजिटर्स होंगे उनको हम बताएं। तो हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि बेहतर तकनीक का उपयोग करें, बेहतर कंटेंट अपने ऑडियंसेस तक लेकर के आएं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए रोबोटिक PTZ कैमरे भी तैनात हैं। हर कोना, हर भाव, हर क्षण को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रसार भारती प्रतिबद्ध है।
दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, निवेशक जुट रहे हैं भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में। प्रसार भारती जो है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर, उसकी भी तैयारी पूरी है। 80 से ज़्यादा कैमरास और बेहतरीन प्रोफेशनल्स के साथ पूरी दुनिया देखेगी भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का जश्न। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, मुंबई। भारत सरकार की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट युवाओं के लिए संगीत, रंगमंच और डिजिटल कंटेंट में नई संभावनाएं खोलेगा। ये कला, संस्कृति और तकनीक का संगम प्रतिभाओं को नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लीडर्स से जुड़ने का मौका देगा। अजमेर के कलाकारों का मानना है कि वेब्स के जरिए उन्हें अपनी प्रतिभा को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। ये छोटे शहरों और गांवों से आने वाले कलाकारों के लिए वरदान साबित होगा। अजमेर के रंगकर्मी लखन सिंह का कहना है कि वेब्स उनके लिए उम्मीद की किरण है। इससे कलाकारों का पलायन रुकेगा। युवा नाट्य कलाकार विकल्प ने इस अनोखी पहल के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। जो अब आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छोटे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसमें जो OTT ऐप जो लॉन्च होगा उससे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम अपने एक प्रोत्साहन मिलेगा, हमें एक मंच मिलेगा अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो छोटे कलाकार हैं उनको एक बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से इसको कलाकारों को फायदा होगा और कलाकारों को फायदा नहीं, बहुत बड़ा मंच मिलने जा रहा है। तो इससे क्या कलाकार में उत्साह भी बढ़ेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोक कलाकार है, हमारे हम जैसे लोक कलाकार हैं, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मंच मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को है जो आगे जो ये मंच जो प्रदान किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और आगे भी इनसे जो बड़े मंच जो हैं वो बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं भारत सरकार की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करता हूँ कि भारत सरकार इस तरह के कार्यक्रम अगर शुरू कर रही है तो सब पूरे भारत के अंदर या हर राज्य के छोटे छोटे शहरों में भी छोटे कलाकारों चाहे बड़े कलाकार हो, उनको एक बहुत बढ़िया चांस मिलता है स्टेज करने का भी, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो, चाहे नाटक में हो। मतलब इससे कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. Jhakass ideas deserve a Jhakass stage. World Audiovisual and Entertainment Summit. Waves is where vision meets action, tech meets talent, and dreams go global. अब दूसरों की कहानियों पे ताली बजाने का टाइम खत्म, अपनी कहानी लिखने का टाइम आ गया है. One day to go. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच मोदी सरकार ने आज भी बड़ी बैठकों का दौर चलता रहा। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक हुई तो फुल कैबिनेट में कई विकास के फैसले भी लिए गए। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत आने वाली जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। इस फैसले के क्या है मायने और इस मुद्दे पर कैसे होती रही है अभी तक सियासत, इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात वर्षों से देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वतन वापस जाने के बाद भी क्यों उठ रहे हैं सवाल, जो कि कई प्रकार से गंभीर भी हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तानी नागरिक इतने लंबे समय से भारत में ठहरे हुए थे, पनाह पाए हुए थे। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने लिया जाति गणना का बड़ा फैसला, अगली जनगणना के साथ होगी जातियों की गिनती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का इंडिया अलायंस पर निशाना, कहा केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया इसका उपयोग। केंद्र के फैसले का देश में स्वागत। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2025-26 के लिए गन्ने का FRP बढ़ाकर किया 355 रुपए प्रति क्विंटल। करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा इसका फायदा। 22,864 करोड़ रुपए की लागत से करीब 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन शिलांग सिलचर राजमार्ग को भी कैबिनेट की मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की हुई बैठक। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ तरीके से जवाब। दोनों देशों के DGMO के बीच बातचीत में भारत ने दी सख्त चेतावनी। बांग्लादेश में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को 6 महीने बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं लगाएगा रोक तो जेल से हो सकते हैं रिहा। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत की दिग्गज हस्तियां करेंगी शिरकत।
और सुर्खियों के बाद में खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर और आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया, जिसका देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक तरीके से स्थिति पे बहुत दूरगामी असर भी पड़ेगा। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समिति के फैसले की जानकारी दी और बताया कि आने वाली जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों का ऐलान किया तो साफ हो गया कि सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीपीए की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि जब देश में जनगणना की जाए उस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। इससे समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी निर्बाध प्रगति होती रहेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जाति जनगणना का। इस फैसले के बाद से देश भर में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस फैसले की तारीफ की है। जाति जनगणना से देश में सभी जातियों की स्थिति का पता लगेगा, जिसके आधार पर सरकार को नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी, जिसका फायदा देश के आम लोगों को मिलेगा। देश भर के तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। कैबिनेट तो सुप्रीम पावरफुल रहता है, जो उसमें डिसीजन होता है वो तो होता ही है। अब फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब फायदा क्या क्या होगा उसके लिए देखना तो पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया
और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी, तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाति जनगणना अपने आप में एक देश का बड़ा सियासी मसला और मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन इसका पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। भारत में जनगणना के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली जाति जनगणना 1881 में हुई थी, या कहा जाए पहली जनगणना भी 1881 में हुई थी और उसके साथ जाति जनगणना भी की गई थी। तो ये एक तरीके से शुरुआत थी देश में पहली बार लोगों को गिनने को लेकर। उसके बाद आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई, जिसमें जब 10 साल का एक अंतराल पे जनगणना होती थी, उस समय 1931 में हुई। 1941 में जाति जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। मतलब 31 तक के ही आंकड़े आज की तारीख में अधिकृत तौर पे मौजूद हैं देश की जाति जनगणना के आधार पर। 41 की हुई जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आज़ादी के बाद किसी भी बार, मतलब 1947 के बाद से जब कभी भी जनगणना हुई है, कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य है। इसी तरीके से हर 10 साल में जनगणना कराने का एक तरीके से प्रावधान है, और उसके तहत पिछली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से, कोविड महामारी की वजह से देश एक तरीके से ठप था, बंद था, तमाम दिक्कतें थी। इस वजह से 2021 की जो जनगणना थी वो नहीं हुई, इसलिए पिछला जो अधिकृत आंकड़ा है 2011 का ही है। जाति जनगणना से क्या होगा हासिल, मतलब ऐसा क्या मिल जाएगा जिसकी जरूरत है और जिसका फायदा सरकार या समाज एक तरीके से उठा सकता है। क्या क्या चीजें मिलेंगी इस जनगणना से वो भी समझना जरूरी है। किस जाति की कितनी आबादी है देश में और राज्यों में, इलाकों के लिहाज से उसका एक ज्योग्राफिकली और पूरा ऑथेंटिक डाटा या कहा जाए जो अधिकृत डेटा होगा वो मिलेगा। सरकारी नौकरी और व्यवसाय के साथ साथ रोजगार में किस जाति की क्या स्थिति है, क्या एक तरीके से अलग अलग राज्यों में स्थिति, उसका एक पूरा पैमाना आंकड़ा मिलता नजर आएगा। जमीन जायदाद में लेकर किस हिस्से की कितनी हिस्सेदारी है वो भी अपने आप में एक आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। इसी तरीके से शिक्षा के स्तर में किस जाति की क्या स्थिति है ये आंकड़ा भी सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। साथ ही साथ पलायन को लेकर क्या स्थिति है, किस क्षेत्र विशेष से, किस जाति विशेष के लोग क्या कोई पलायन कर रहे हैं या कई अन्य राज्यों में जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक अधिकृत आंकड़ा सार्वजनिक तौर पे सामने आएगा। किन राज्यों ने अभी तक जाति सर्वे कराया, क्योंकि जाति जनगणना कराना तो केंद्र का काम है, जातिगत सर्वे कराने की बात जो हुई है वो किन राज्यों ने कराया, उसमें पहला नाम बिहार का आता है। 7 जनवरी से 2 अक्टूबर 2023 तक एक तरीके से ये जनगणना, जिसको उस समय की सरकार ने कहा, लेकिन वो सर्वे कराया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार के द्वारा, उस समय की बिहार सरकार के द्वारा इसके आंकड़े जारी किए गए थे, और उन आंकड़ों के तहत 214 जातियों के आंकड़े शामिल किए गए। तो उन आंकड़ों को एक तरीके से सर्वे का जो किया गया था उसके माध्यम से सार्वजनिक किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। तो ये अपने आप में बिहार की स्थिति। कर्नाटक की अगर बात की जाए 2015 में हुआ था जातिगत सर्वे, क्योंकि जनगणना भले ही वहां की राज्य सरकार कह रही हो लेकिन वो अधिकृत तौर पर जनगणना नहीं कहलाएगी। सर्वे के कुछ तथ्य जो हैं, कुछ आंकड़े जो फाइंडिंग्स हैं वो लीक हुए। कर्नाटक के 2015 के जातिगत सर्वे के आंकड़े कुछ लीक हुए, उसके बाद विवाद पैदा हो गया। विवाद किस बात को लेकर था, जो जानकारी आई उसके बाद में लिंगायत समुदाय और वोक्कालिगा जो समुदाय है उनके बीच में एक विरोध एक तरीके से देखने को मिला, जिसके चलते मौजूदा समय में कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस की सरकार बहुत गफलत में है, परेशानी में है, और कांग्रेस सरकार ने नहीं किया उसको सार्वजनिक। और आज भी वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच में खींचतान दिखाई पड़ती है क्या इस आंकड़े का करना। इसी तरीके से तेलंगाना की बात की जाए तो 4 फरवरी 2025 को एक तरीके से ये आंकड़े जारी किए गए। तो जो जातीय सर्वे वहां पे कराया गया था, वहां की मौजूदा राज्य सरकार ने
और लगभग 3.25 करोड़ आबादी में लगभग 46% से ज्यादा ओबीसी समुदाय की भागीदारी है। ये उनके सर्वे में निकल के आया था। ये कितना अधिकृत है, कितना ऑथेंटिक है, ये एक अलग बात है। जब भविष्य में कभी देश भर में जनगणना होगी उससे ये तय होगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 4 नवंबर 2023 को पास हुआ था सर्वे कराने का प्रस्ताव। उस समय की सरकार ने जातीय सर्वे कराने का प्रस्ताव पास किया था 4 नवंबर 2023 को। उसके बाद में 19 जनवरी 2024 को एक सर्वे की कवायद शुरुआत हुई थी कि साहब इसको अब जमीन पे अब उतारना है और उसके लिए काम करने की बात शुरू हुई थी। लेकिन सर्वे की मौजूदा स्थिति क्या है, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है और सर्वे का नतीजा क्या हुआ इसको लेकर भी अभी बिल्कुल खामोशी है आंध्र में। तो इसको लेकर क्या हुआ अभी तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको बताया कि किन किन राज्यों में क्या स्थिति है। लेकिन ये मसला ऐसा है जिसको लेकर हिंदुस्तान में राजनीति अपने आप में लंबे समय से गरमाई हुई थी और मौजूदा वक्त में भी इसको एक सियासी हथियार के तौर पर देखा जा रहा था। इसी पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो कि आपकी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, जाति गणना का वार, विपक्ष से छिना सियासी हथियार। तो अपने आप में ये सीधे तौर पर भले ही अपने आप में कदम मोदी सरकार ने उठाया, लेकिन इसके सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। गुरु प्रकाश है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, आप बीजेपी से हैं और सवाल ये कि आज इस फैसले को लेने की बड़ी वजहें क्या है, क्यों अचानक से, जब इस पे बहुत ज्यादा बहस फिलहाल आज के इस वक्त में नहीं हो रही थी, मौजूदा मोदी सरकार इस फैसले को लेकर आती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूं, ये देश अभी 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 वर्ष को भी मना रहा है और इसी संविधान को लागू करने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को चेतावनी दी थी। बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान के लागू होने से देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, 1 पर्सन 1 वोट के अधिकार से, लेकिन देश में सामाजिक और आर्थिक स्तर पे असमानता और अन्याय रहेगा। बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने का, सामाजिक और आर्थिक असमानता को, सामाजिक और आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए पहली बार जो साहस किसी ने नहीं किया, जो नैतिक बल किसी ने नहीं कर पाया, वो चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, जो कमिटमेंट के बाद भी जो साहस, जो ताकत किसी ने नहीं दिखाया, वो अंततोगत्व अति पिछड़ी जाति से आने वाले एक सामान्य परिवार में जन्म लिए व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है सर। और आज वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों में एक खुशी, उम्मीद, उत्साह और ऊर्जा की लहर है। ठीक है संदीप जी, सवाल यह है कि जिस मांग को लंबे समय से कांग्रेस अभी करती नजर आ रही थी, हालांकि उनके पास भी दशकों तक मौका था इस पूरी मांग को पूरा करने का, लेकिन फिर भी आज जब सरकार ने वो फैसला लिया है तो इसका स्वागत करेंगे? करेंगे। और सर फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, 2011 में हमने बिल्कुल जाति की जनगणना कराई थी और हम बार बार ये बात सरकार से कहते थे कि आंकड़े आपके पास है, उसको जारी कर दीजिए। हम इसीलिए कहते थे क्योंकि हमें और सबको पता है कि वो जाति जनगणना हमने कराई थी, 2011 में ही हुई थी। पहली बात, ये गुमराह करना बंद करना चाहिए। दूसरी चीज, आज जो इतने दिन तक विरोध करते रहे सर, जो इतने, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अच्छा, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? मुझे नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप जी? आप सुन रहा हूं सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा तथ्य रखा कि 2011 में उस समय की यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था और 2011 में वो कंप्लीट हुआ था। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार ने उसको जारी नहीं किया था। तो आप आगे कह सकते हैं कि उन्होंने भी जारी नहीं किया एनडीए ने, लेकिन आपके पास भी समय था जो जारी नहीं किया था। अब अपनी बात को आप पूरा करें। मैं बता जी, 2011 से सर स्टार्ट हुआ था, 2011 में पूरा नहीं हुआ था, पहली चीज। 12 में पूरा हुआ था जी। आपका एक सवाल, एक बड़ा मजेदार सवाल आपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये बताइए कि अभी कोई इतनी जो है लोगों की कोई चर्चा नहीं थी ना, अभी इतनी उस बात की डिमांड थी। अभी कुछ दिन पहले सत्र खत्म हुआ, उसमें भी आप घोषणा कर सकते थे, लेकिन ये हमें समझना होगा सर, देश मांग रहा है पाकिस्तान से बदला, देश मांग रहा है कि पाकिस्तान की छाती पे चढ़ के मारिए, और ये सर गुमराह करने के लिए लेके आए जातिगत जनगणना। हम बहरहाल मांगते थे, हमारी डिमांड थी, हम चाहते थे, बिल्कुल हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कब लग के आइएगा, कब लाल आग दिखाइएगा, कब अपना 56 इंची सीना दिखाकर उसको डराने की कोशिश करिएगा। आज भी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष को बताते हैं कि ये इस वजह से, भाई अब किसने हाथ पांव बांधा है आपका? पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक जात, एक एक समुदाय, पूरा धर्म, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं।
अब कहे डर रहे हो भाई? पाकिस्तान के छाती पे चढ़कर मारिए जैसे इंदिरा जी ने मारा। ठीक है संदीप जी, पाकिस्तान के मसले पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और निश्चित तौर से आतंक के खिलाफ इस मुहिम में पूरा देश साथ है, लेकिन आज हम विषय इस बात पे बात कर लेते हैं कि साहब किस प्रकार से सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिसकी कांग्रेस अगुवाकारी की बात कर रही थी, अगर वो फैसला लिया गया है तो कितना महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी मैं आपके पास आऊं, उससे जल्दी गुरु प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? नहीं, मुझे लगता है कि ओबामा ओबामा करके रोने वाले भी आज पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, उरी में क्या हुआ था, बालाकोट में क्या हुआ था, इनके सम्मान ठीक है संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड संदीप जी, जब आपकी बारी आएगी मैं आपसे पूछूंगा। संदीप जी आपसे मैंने पूछा, आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आप दूसरे को बोलने दीजिए सर। इतनी जरा मैच्योरिटी तो दिखाइए संदीप जी, इतनी परिपक्वता दिखाइए कि आप सुन सकें, इतना धैर्य दिखाइए कि आप सुन सकें। सर आपकी आज मांग को सरकार ने माना है। मैं आता हूं आप दोनों के पास में, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, देश के दशकों से एक पत्रकारिता के जीवन के तौर पे आपने तमाम बड़े ऊंचे नीचे बदलावों को देखा है। ये जो फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है, इस फैसले के मायने और इसके दूरगामी परिणाम, इसको किस तरीके से आप देखते हैं रामकृपाल जी? ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही सामयिक फैसला है। और एक बात बता दूं कि बीजेपी कभी भी इसके विरोधी नहीं रही है। अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जब देश में लोग सुरक्षा की बात करते हैं तब आप कहते हैं जाति जनगणना कराओ। जब जातीय जनगणना को शामिल करने की बात हो गई मुख्य जनगणना में, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान को से ध्यान हटाने के लिए है। अरे ऐसा नहीं है भगवान, थोड़ा सा तो कभी कभी अपने ही देखिए। 2010 और 11 में ये इस पर बहस हुई थी बाकायदा यूपीए सरकार में, लेकिन तमाम सहमति के बाद कि जातीय जनगणना में जाति को शामिल किया जाए, उसकी पहचान को। उस समय मनमोहन सिंह ने कहा कि जनगणना नहीं, ये सर्वे के रूप में हम कर सकते हैं, सर्वे वाली बात ये कांग्रेस ने की थी। और जब इन्होंने डिमांड उठाई, आप सीधे है कि 11 के बाद 21 में ड्यू थी, 21 में नहीं हो सकी, तो कभी भी नीतीश कुमार के समय जब ये डिमांड उठी तब भी बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा। लेकिन ये जनगणना का एक पार्ट हो सकता है, सर्वे का कोई मतलब नहीं होता, कोई स्टेट कराए। और इतनी बात कर रहे हैं कि जो 15 में कर्नाटक में इसे सिद्धारमैया ने कराया था, आज तक उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं आप? तो देखिए, ये तो होना ही था। पहली बात, आज मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान एक छोटा सा मुद्दा है। देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक, ये जितने मुद्दे हैं, ये सरकार सब पर काम करती है। और ये पहले से ही तय था कि 2025 के लास्ट और 26 में जनगणना होगी। जनगणना इसलिए होगी कि जनगणना के हिसाब से फिर डिलिमिटेशन होगा। और जो कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने जो सोचा था सपना कि महिलाओं का आरक्षण दें, वो भी काम मोदी जी ने बिना हल्ला मचाए किया। कांग्रेस की हिम्मत नहीं रही कि उसको कर ले। तो महिलाओं अपने आप में ऐतिहासिक बिल्कुल भी मोदी ने की। उसी तरह से आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है। लेकिन बता दूं आपको जी कि ये जनगणना में एक क्लास होगा जिसमें जातीय पहचान होगी जी। कहने का मतलब यह है कि जनगणना अपने समय पर 10 साल के बाद होती है। अगर मोदी जी जनगणना में इसको नहीं रखते तब आप ये डिमांड करते, क्योंकि विपक्ष को यह पता था कि जब भी जनगणना होगी मोदी जी इस चीज को खुद रखेंगे, इसलिए ये उछल के सोचते थे कि इसके बूते इलेक्शन पार कर लेंगे। लेकिन गुब्बारे की हवा मोदी जी ने बिल्कुल एक सियासी मुद्दा अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। संदीप जी, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल समझना चाहता हूं कि एक तो ये आजादी के बाद से लेकर अभी तक एक बार भी कांग्रेस ने दशकों तक अपना जो उन्होंने केंद्र में रहे, उन्होंने इस प्रकार की जातीय जनगणना नहीं की। एक पूरा पॉइंटेड सवाल ये। दूसरा सवाल ये, 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जातीय सर्वे जो कराया, उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए। जब आप दूसरे से सवाल करते हैं तो खुद पे भी उंगली उठती। मैं इन 2 पॉइंटेड सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं संदीप जी। बिल्कुल सर, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पहली बात तो गोपीनाथ मुंडे जी ने सर्वप्रथम मांग की थी
सदन में, जैसा कि भी रामकृपाल जी ने कहा, मैं नेता का नाम बता दे रहा हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। संसद में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की डिमांड करने वाले भाजपा के नेता गोपीनाथ मुंडे जी हैं, ये फैक्ट है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन हमने उनकी मांग मानी, हमने कराया, सरकार ने, हमारी सरकार चली गई, आंकड़े नहीं जारी हुए। अब आते हैं सर कर्नाटका पर। कर्नाटका में सर फैक्ट ये है कि 2015 में सरकार बनी, हम मांग आए थे, ये वादा करके आए थे कि हम ये करेंगे सर, हमने स्टार्ट भी किया, फिर सर एक चट्टा आया सर, वो सरकार चोरी कर लिया। सरकार चोरी कर लिया तो सर जो हम चाहते थे 2015 में जो हमने बना दिया, एक आयोग बना दिया जिसकी शुरुआत कर दी, वो नहीं कर पाए। 2.5 साल सरकार चली गई, सरकार गिर गई। फिर उसके बाद हम फिर सरकार में आए तो हमने उसको पुनः से स्टार्ट किया और हमने सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट भी लीक हुई या चोरी हुई, हम उस पर आपके चैनल पर डिबेट भी कर चुके हैं। अब वो सार्वजनिक है, चाहे लीक के माध्यम से कह लीजिए या चोरी के माध्यम से कह लीजिए। अब आते हैं तो सार्वजनिक है, वो तो उस पर हम आपके चैनल पर डिबेट कर चुके हैं कि कौन कितना है, क्या क्या नहीं है। अब एक बात आती है सर कि मैं फिर कह रहा हूं, अभी रामकृपाल जी ने कहा कि मुद्दा छीन लिया, ये छीन लिया। सर हम जब भी हमने जातिगत जनगणना की सरकार से मांग की थी, किसी एक नेता का बयान बता दीजिए जिसने इस बात का समर्थन किया हो कि हम इसको करेंगे। ये तो कहते थे कि ये तो जात के नाम पर, अभी सर जो पहलगाम हुआ ना सर, ये क्या लिखे थे, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, क्या मतलब था सर? आ गए सर, आप तो घुटने पर टेक दिया ना सर। ये उस संविधान का कमाल है जो 400 पार का नारा लगाते थे, आज 240 पर। ठीक है गुरु प्रकाश, सवाल ये कि आपने जो फैसला भले लिया लेकिन दबाव में लिया। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 1961 नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखा था, मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोधी हूँ। 1990 राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे कहा था कि अगर आरक्षण लागू होगा तो देश में सिविल वॉर हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी जब यहाँ पे राहुल गांधी जी विदेश में जाते, वो कहते हैं हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जिस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया, जिस पार्टी के दर्द और दंश के कारण बाबू जगजीवन राम को ये कहना पड़ा कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है, जिस पार्टी ने अपने नेता सीताराम केसरी को अपमानित किया, जिस पार्टी ने अपनी नेत्री कुमारी शैलजा को अपमानित किया, जिस पार्टी को लगातार दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार पराजय का सामना करना पड़ा, जो पार्टी 2014, 2019 और 2024 में परास्त होती है, आज वो एजेंडा सेट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से बड़ा आरक्षण विरोधी, सामंतवादी, एलिटिस्ट और प्रिविलेज संगठन आज तक इतिहास में कोई हुआ नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं, जो साहस ना नेहरू कर पाए, जो साहस ना राजीव गांधी कर पाए, जो साहस ना इंदिरा गांधी कर पाए, जो साहस ना मनमोहन सिंह कर पाए, वो अति सामान्य जाति से आने वाले, अति सामान्य परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची, तो अब पहुंची है। इस देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अब बनते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक चीज और, क्योंकि सवाल यह भी हो रहा है कि साहब आने वाले समय में बिहार चुनाव की सुगबुगाहट एक तरीके से शुरू ही हो चुकी है, उससे पहले आपने एक तरीके से ये सियासी दांव चला, ये आप पे भी आरोप लग रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर। नहीं, देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के पहले हमने कुछ किया था क्या? हम लोग काम करने वाले लोग हैं अमरेंद्र जी। हम कोई चुनाव के दृष्टि से कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार हो जाए, तो कम से कम उसके बाद हर एक पॉलिसी डिसीजन को, हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखना बंद कर दिया जाएगा। ना तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए मानिएगा और हर एक निर्णय को चुनाव से जोड़ करके देखिए, ये ठीक नहीं है। वास्तव में आज के ऐतिहासिक दिन पे बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्पों को किसी ने पूरा किया है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। उनके सामाजिक न्याय के संकल्प को, समता के संकल्प को, समरसता के संकल्प को आज पूरा होते हम देख रहे हैं। देश से सामाजिक और आर्थिक अन्याय, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर होगी, और ये करना किसी अति पिछड़ी जाति के बेटे के किस्मत में नहीं लिखा था। रामकृपाल जी, सवाल जो टाइमिंग को लेकर उठाया जा रहा है कि ये फैसला आज ही क्यों, लेकिन देश तो हमेशा चुनावी मोड में रहता ही है, तो उसके लिए तो फिर गुंजाइश कहां छोड़ती एक तरीके से देश की राजनीति में बचती कि जब भी आप कोई फैसला लेके उसको किसी ना किसी राज्य के या देश के चुनाव से जोड़ा जाएगा। रामकृपाल जी, जैसा कि आपने बहुत डिटेल में दिखाया कि जनगणना 10 साल के बाद होती है और ये संविधान में है और ये केंद्र की सूची में आता है, इस पर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है जी। सबको ये मालूम है कि जातीय जनगणना से अलग किसी तरह का कोई प्राविधान नहीं है संविधान में।
संविधान में है जनगणना होगी हर 10 साल के बाद, उसमें संसद जो भी चाहे जैसा भी कमेटी हो उसमें क्लाज आप जोड़ सकते हैं क्या क्या, जैसे बहुत सारी चीजें, आर्थिक विषय है, जातीय पहचान है, आप कर लीजिए, लेकिन वो आम जनगणना का हिस्सा होगा। जी। तो सबको ये पता था कि 25 और 26 में ही जनगणना हो पाएगी। तो ये जो मेरा कहना है कि अभी मोदी सरकार बनी और लगातार इस देश में जातीय जनगणना के लोग मांग कर रहे थे। जी। तो अगर जो जनगणना 21 में ड्यू थी, वो जनगणना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की और उसमें यह भी घोषणा की है कि जो जातीय पहचान का मामला है वो भी उसमें शामिल होगा, एक उसका हिस्सा होगा। तो मेरा यह कहना है कि सभी लोग ये जानते थे कि जब जनगणना होगी उसी के साथ ये हो सकता है, अलग से कोई नहीं। अलग से मनमोहन सिंह ने भी कहा था अलग से स्टेट सर्वे करा सकती हैं, वो कर्नाटक ने कराया, तेलंगाना ने कराया, बिहार ने कराया, किसी ने जारी किया, किसी ने नहीं जारी किया। तो मेरा यह कहना है कि ये अगर अभी नहीं करते, फिर वही बात आई कि महिलाओं को आरक्षण क्यों, ये तो सोनिया गांधी का था ना, ये महिलाओं को आरक्षण मिले तो कांग्रेस का मतलब एक तरह ड्रीम था जी, उसको भी मोदी जी ने जो पड़ा हुआ था इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको लेकर भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। लेकिन 1948 का जो जनसंख्या का एक्ट है वो सीधे तौर पे केंद्र को ही हक देता है कि वो जनगणना करा सकते हैं। बाकी जगह जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं वो सर्वे हो सकता है, जनगणना नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि डीजीएमओ ने दी पाकिस्तान को क्या चेतावनी, क्या है पूरी खबर, इस पे होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से